इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ अध्याय 1 के सभी बहुवैकल्पिक प्रश्न अर्थात एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वास्तविक संख्याओं से है और इस अध्याय से 10 अंक का बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके सारे एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और सभी एक एक प्रश्नों पर फोकस डाला जाएगा, विस्तार से किया जाएगा जैसा कि हम अपने कोचिंग क्लास में करवाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है और इस वीडियो में जो प्रश्न आसान है उसे हमने कम लिया है और जो प्रश्न बार बार आया करते हैं और जिनमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है वैसे प्रश्नों को हमने लिया है। तो पहला प्रश्न है, अगर पूर्णांक b पूर्णांक a से पूर्णतः विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक b a से विभाज्य है अर्थात b में a से भाग देने पे पूर्ण रूप से कट जाता है, शेषफल शून्य बचता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि b को a का क्या कहा जाएगा, b को a का क्या कहा जाएगा। विकल्प है भाज्य, भाजक, शेषफल, कोई नहीं, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, b में भाग दिया जा रहा है a से, तो यहाँ कुछ भी आ रहा है और यहाँ b आ गया, ये कट गया। तो कह रहा है कि b को a का क्या कहा जाएगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि b अर्थात ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो b क्या है, यहाँ भाज्य है, b क्या है, भाज्य है। तो यहाँ हमारा ये a जो विकल्प है ये सही होगा। स्पष्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है। क्योंकि मैं सारा प्रश्न करवा चुका हूं अध्याय 1 का, तो ये प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आते हैं, ये छूटना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही अब आप लोगों को हल करना है और उसी पे मार्क होगा और पूरा में पूरा अगर सही हो गया तो मार्क्स मिलता है। यहाँ यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है ये जानना है। दिया है विकल्प धनात्मक, ऋणात्मक दोनों, अर्थात धनात्मक ऋणात्मक दोनों, कोई नहीं। तो आप स्वयं से भी सोच सकते हैं कि अभी तक हम लोग यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका में जितने भी प्रश्न पढ़े हैं उसमें बार बार आता है धनात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक पूर्णांकों के लिए। तो क्या होगा, ये केवल धनात्मक पूर्णांकों पर ही लागू होता है सामान्य रूप से। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ए धनात्मक। स्पष्ट है। तीसरा प्रश्न, √18 का परमेयीकरण गुणांक कौन सा संभव होगा। परमेयीकरण गुणांक, अब थोड़ा सा ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये है क्या। तो परमेयीकरण गुणांक का मतलब होता है कि जो हम संख्या को यहाँ दी गई है संख्या हल करते हैं अंडर रूट में, तो कुछ न कुछ अंडर रूट में रह जाता है, वही उसका परमेयीकरण गुणांक होता है। तो कौन सा है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार मॉडल सेट में भी ये गेस है। तो √18 यहां देखा जाए, अंडर रूट है 18, क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2, ठीक है। 9 का निकल जाएगा वर्गमूल 3 और अंदर क्या रह जाएगा 2। तो यहाँ क्या हो गया, 3 गुना √2। 3 तो परमेय हो गया, परमेय संख्या, और √2 जो है यही अपरिमेय रह गया और इसी को गुणांक कहेंगे, अपरमेय गुणांक। जो परमेयीकरण में, ये जो हमने कहा ये परमेयीकरण है, ये रह गया गुणांक। तो क्या रह गया यहाँ, √2। इसका विकल्प हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 लगातार संख्याओं का मसा अर्थात HCF होता है लगातार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम हो विषम हो इससे मतलब नहीं है, लगातार है तो एक सम होगा एक विषम होगा। तो 2 लगातार संख्याओं, आइए लिख के देखते हैं। यहाँ मान लिया जाए कि एक 6 है तो एक 7 है, एक 50 है तो एक 51 है, एक 20 है तो दूसरा 21 है, ये लगातार। तो किसी का भी हम देखते हैं, किसी का भी
तो कुछ इसमें उभयनिष्ठ नहीं मिलता है हमें। तो ये एक तरह की सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो ऐसे संख्याओं का HCF क्या होता है? ऐसे संख्याओं का HCF होता है 1। तो विकल्प होगा यहाँ A। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 प्रश्न किया यहाँ पर, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे और 4 प्रश्न आप देखिए। तो ये रहा अगला प्रश्न का लॉट। यहाँ 5वां नंबर प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? 144 के अभाज्य गुणनखंड में, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना जानते हैं 144 का। देख लेंगे 2 क्या हो जाएगा 72, फिर हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 6 36, फिर हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 2 9। अब 9 2 बार 3 3 हो जाएगा, उसमें अब 2 नहीं आएगा 9 में। तो यहाँ कितना हुआ 1 2 3 4 है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। तो प्रश्न होगा कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? तो 4 होगा। विकल्प हो जाएगा C सही होगा यहाँ। तो 6ठा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, आपको बतलाना है कौन अपरिमेय नहीं है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ है √3। तो √3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √4। अब ध्यान दिया जाए कि √4 जो है ये पूर्ण वर्ग है, अर्थात √4 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो इस पे तो अब रूट नहीं है, तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं √5 पूर्ण वर्ग नहीं है, √6 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये दोनों रूट में ही रहेगा, केवल ये √4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 2। तो विकल्प 2 सही होगा। ये है अपरिमेय संख्या नहीं, अर्थात ये है परिमेय संख्या। 7वां नंबर प्रश्न 2 लगातार सम संख्याओं का HCF कितना होता है? 2 लगातार सम संख्या। अब ध्यान दीजिए, लगातार सम संख्या अर्थात 8 है तो 9 नहीं होगा 10, क्योंकि सम संख्या की बात हो रही है। 12 है तो 14, 2 है तो 4, 6 है तो 8। अब देख लेंगे, तो याद रखिएगा 2 लगातार सम संख्याओं की जब बात हो तो उनका HCF 2 होता है। देख लिया जाए, 2 उभयनिष्ठ होगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से 2 लगातार सम संख्याओं की जब बात हो तो उनका HCF क्या होता है? 2 होता है। स्पष्ट है। 8वां नंबर प्रश्न जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है उसके हर का प्रारूप, हर परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है, तो ऊपर p होता है अंश और नीचे हर होता है q। तो कोष्ठ में यहाँ q है, उसके हर का प्रारूप अर्थात कैसा होता है? विकल्प है 2 टू द पावर m होगा, 5 टू द पावर n होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होगा, d सभी होंगे, अर्थात ये सभी विकल्प होंगे। ये है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अध्याय 1 में कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है यदि p/q में q का प्रारूप या तो 2 टू द पावर m हो या 5 टू द पावर m हो, अर्थात 2 टू द पावर m हो या 5 टू द पावर n हो, या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n दोनों के रूप का हो। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या होगी इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये विकल्प हो जाएगा सभी, क्योंकि इसमें ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। स्पष्ट है। 9 नंबर प्रश्न वैसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, वैसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो संख्याएं होती हैं, अर्थात उन संख्याओं में क्या रिलेशनशिप होता है। तो वैसी संख्याएं सम कहलाएंगी, ऋणात्मक कहलाएंगी, सह अभाज्य कहलाएंगी या इनमें से कोई नहीं कहलाएंगे। तो जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं।
देखिए सह अभाज्य का मतलब होता है कि ये विभाज्य होती हैं किंतु आपस में इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे एक को छोड़ के स्वयं को छोड़ के सह अभाज्य मतलब है, मान लिया जाए 25 16, 25 भी कटता है विभाज्य है, 16 भी विभाज्य है, लेकिन कोई ऐसा एक अंक नहीं है एक को छोड़ के जो दोनों को काट दे, तो ये दोनों सह अभाज्य होंगे। ऐसी संख्याओं का HCF 1 होता है। जैसे यहां हो गया 4 और 9 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, किंतु कोई एक निश्चित अंक एक को छोड़ के नहीं है जो दोनों को काट दे, तो ऐसी संख्याओं का HCF 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अभी हम लोग 9 प्रश्न देख रहे हैं। फिर आगे हम लोग और कुछ प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला लॉट। यहां हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। प्रश्न है 6 टू द पावर n संख्या शून्य पर समाप्त होगी जहां n प्राकृत संख्या है। NCERT बुक का हूबहू प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विकल्प है नहीं, हाँ, दोनों, दोनों नहीं, अर्थात मुख्य रूप से नहीं और हाँ में चुनाव करना है। तो देखिए 6 टू द पावर n है, अर्थात n कुछ भी हो, 1 2 3 4 5, अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 तथा 1 5 आ जाए तो हम कहेंगे ये शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो 6 का कुछ भी पावर रखा जाए वो 6 गुना उतना बार होगा, अर्थात मुख्य रूप से अभाज्य गुणनखंड 6 का ही होगा, 2 गुणा 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 3, और ये 6 का पावर हम कुछ भी कर लें वो 2 गुणा 3 ही आता रहेगा कई बार। तो इस तरह से यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 5 अवश्य आना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न, 3/80 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? विकल्प दिया गया है, शांत, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 3 तरह का दशमलव प्रसार है और प्रश्न है 3/80। तो हम लोग एक नियम जानते हैं कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या p/q के रूप का है और q का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 टू द पावर m का हो या 5 के पावर n का हो या 2 टू द पावर n m इंटू 5 टू द पावर n दोनों के रूप का हो। इसके अलावे अगर और कुछ भी अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा और केवल इतनी ही आती हैं, अर्थात 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर 80 है, 80 के अभाज्य गुणनखंड में 40, 20, 10, 20, 10, 5, तो क्या आया? 2 आया और 5 आया, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आई है। ठीक है, कितना बार है इससे मतलब नहीं है, तो या तो 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए, इसके अलावा कोई नहीं आए तो दशमलव प्रसार होता है शांत। ये 3 से मतलब नहीं है कि इसका अंश क्या है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। 12 नंबर प्रश्न, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगी? विकल्प है एक भी नहीं, 1 2 असंख्य। तो हम लोग 9th क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं कि ये पढ़ चुके हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत रूप से असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा डी। 13 नंबर प्रश्न, यदि पहली संख्या a तथा दूसरी संख्या b है, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो दोनों के HCF का सूत्र होगा। यहाँ HCF का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है और बहुत सारे प्रश्न भी इस पे आधारित हैं। तो सूत्र क्या है? a + b/LCM, HCF के लिए a - b/LCM, a गुना b/LCM, a भागा b/LCM। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो मुख्य रूप से
किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाए तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा उन दोनों संख्याओं का एलसीएम, और अगर एलसीएम पूछा जाए तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो यहां पर प्रश्न के अनुसार ये सही होगा विकल्प सी। यहां 14 नंबर प्रश्न, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या सभी वास्तविक संख्या, तो ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या कहां से, वास्तविक संख्या में से दो संख्याएं निकलती हैं मुख्य रूप से, एक परिमेय तथा अपरिमेय। अर्थात वास्तविक संख्या को नदी माना जाए तो उस नदी के दो उपनदी, एक वास्तविक संख्या और एक, अगर वास्तविक संख्या को एक बड़ी नहर मान लिया जाए तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसके दो छोटे छोटे नहर हैं। तो क्या होगा, ये वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं भरी रहती हैं, ठीक है। तो ये संभव नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है? तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या से दो तरह की संख्याएं मुख्य रूप से निकलती हैं, एक परिमेय तथा दूसरी अपरिमेय। तो यहां पर सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय में ही नहीं चली जाती हैं, कुछ अपरिमेय में भी जाती हैं। तो प्रश्न है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं? तो कहेंगे नहीं, कुछ अपरिमेय भी होती हैं। तो यहां इसका विकल्प हो जाएगा बी। तो इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जो वास्तविक संख्याओं से थे, इस एमसीक्यू जो बहुवैकल्पिक प्रश्न का ये वीडियो है, इसमें हमने समाहित करने की कोशिश की है। बहुत सारे और भी प्रश्न हैं जो आसान है, जिसे मैंने पहले ही कर दिया है। तो मुझे आशा है ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को एक साथ सहेज कर रखेंगे, ये एग्जाम में रिवीजन के काम आएंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अनोखी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कुछ भी प्रश्न आपके अंतर मन में आ रहा है विज्ञान और मैथ को लेके एनसीईआरटी बुक से, तो निसंकोच कमेंट करें, मैं उसको बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा। मेरी यही सोच है कि सारे अध्याय चाहे विज्ञान के हो या मैथ के, सबको एक एक करके क्लियर करता हुआ आगे बढ़ा जाए, ताकि लास्ट में जब एग्जाम के स्टेज में आप लोग जाएंगे तो उस समय केवल रिवीजन चले, और अभी जो एग्जाम वाले विद्यार्थी देख रहे हैं उनको इससे सीधा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से इससे अधिक प्रश्न नहीं आएगा। धन्यवाद।